सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, प्यारी प्यारी सखियों को चंचल वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। प्यारी बुआ, आज सचमुच में बड़ी प्यारी लग रही हो, है ना? बिल्कुल मौसम का असर है भाई, पूरे देश भर में बादल जो छाए हुए हैं ना, हाँ। वो बादलों का जो असर है, हाँ। जो खुशनुमा मौसम है वो यहाँ भी दिख रहा है। यहाँ भी दिख रहा है। अब देखो, तुमने बात घुमाकर अपनी तरफ भी बता ही दिया कि भाई मतलब बुआ के साथ साथ चंचल जी के भी चेहरे पर वही हरियाली है, वही खुशहाली है। यूं ही हरियाली खुशहाली सबके जीवन पर रहे, चेहरे पर रहे, दिलों में रहे, यही तो हम चाहते हैं, है ना? बिल्कुल बुआ। और इतनी गर्मी के बाद जब बारिश आई है तो खुश होना तो बन ही जाता है ना। बिल्कुल बन जाता है। खुशी का एक कारण ये भी है कि बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो जुड़ने लगे हैं फेसबुक के जरिए हमारे साथ में। बिल्कुल जुड़ चुके हैं। तो जाहिर है कि जो नहीं जुड़े हैं उन्हें विषय बता दिया जाए कि आज हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथी जानते ही हैं कि आज व्यंजन का दिन है, तो व्यंजन हम बताएंगे। उसके साथ साथ महत्व जो है वो शिक्षा का हमारे जीवन में क्या है, कितना है, इसके बारे में बात करेंगे। और वीरांगना की एक बात होगी और ये बात होगी नीरा आर्या के बारे में। जी हाँ, सखी विशेष में हम वीरांगना की बात करते हैं तो नीरा आर्या जी की बात करेंगे। और बेटी बहू, बहू बेटी, ये कौन सा मामला है, ये कौन सा शब्द है, इसके क्या मायने हैं, कैसे मायने बदल जाते हैं, बहू बेटी जब होती है, बेटी बहू हो जाती है, तब क्या हो जाता है, ये तमाम जुड़े हुए इससे जो मतलब किस्से हैं जी, वो आप हमें बताइए। बाकी तो हम बताएंगे अपनी बातें भी। मैं अभी जब फेसबुक के कमेंट्स देख रही थी बुआ, तो एक कमेंट मैंने ऐसा पढ़ा जिसमें हमारे एक सुनने वाले हैं वो थोड़े से उलझ गए कि ये बहू और बेटी दो अलग अलग शब्द हैं। तो बहू ही बेटी है या बेटी ही बहू है, इस विषय में बात हो रही है। हमारी बहू और हमारी बेटी, इन दो अलग विषय में बात हो रही है। अच्छा। तो थोड़ा सा उलझाव या समस्या उनके साथ हो गई है। तो भाई स्पष्ट कर देते हैं कि वैसे हमारे साथियों ने बहुत सारे लोगों को स्पष्ट भी है कि हमारी बहू इस विषय पर सही कहा जाता है। सास भी कभी बहू थी, वैसे याद रहे कि हमारी बहू भी किसी माँ बाप की बेटी होती है और हमारी बेटी जो ससुराल जाएगी वो भी किसी की बहू बनती है। ये हमारे साथी का कमेंट है भाई। कहने का मतलब यही है, बहू को सिर्फ बहू न समझे, उसके साथ अपनी बेटी जैसा व्यवहार रखेंगे तो परिवार में मधुरता बनी रहेगी, तो वो सोने पर सुहागा रहेगा। हमारी दोनों बहुओं को हम बहू बिटिया कहकर ही बुलाते हैं, वो हमें पापा जी मम्मी जी कहकर बुलाती हैं। तो मतलब कहने का यही है कि बहू या बेटी जब बहू बन जाती है तब क्या हो जाता है, क्यों उसकी परिभाषा बदल जाती है, क्यों उसके संस्कार बदल जाते हैं, या जब जो बिटिया है किसी और की बिटिया हमारे घर बहू बनकर आती है तब क्या होता है, हमारी भावनाएं कैसे बदलती है ना। बिल्कुल, जिन्हें थोड़ी भी उलझन रही होगी इस विषय को समझने में, हमें लगता है कि अब वो उलझन सुलझ गई है और अच्छे से आप सुलझा लीजिए, आपको वक्त मिल जाता है कि गीत संगीत से दुनिया बदल जाती है और बहुत सारे संदेशे मिल जाते हैं, जैसे कि किसी ने हंस के चिराग जलाना सिखा दिया है। लेकिन ऐसी ही बहुत सारी हमारी वीरांगनाएं हैं जिनकी प्राणाहुति ने या उनके जज्बे ने आज हमको जो ये खुली हवा में सांस ले रहे हैं ये मौका दिया है हमें। बिल्कुल। और उस समय का माहौल जब हम इस बारे में सोचते हैं कि कितनी पीड़ा उन्होंने सही होगी, यातनाएं उन्होंने सही होंगी, संघर्ष कितना किया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम आज खुशहाली से जिंदगी जी रहे हैं और यूं हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मौसम का आनंद ले रहे हैं। तो इन वीरांगनाओं को नमन करते हुए हम आज बात करेंगे नीरा आर्य की। और ये वीरांगना जो है आज़ाद हिंद फौज की जो महिला विंग थी, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, उसकी सिपाही थी और पहली जासूस कही जाती हैं भारत की। इनका जन्म हुआ 5 मार्च 1902 को बागपत के केकड़ा जिले में, केकड़ा जो जगह का नाम है। और इनके माता पिता की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। उसके बाद में हरियाणा के जो एक सेठ छज्जूमल लामा थे, जिन्हें छाजूराम भी कहा जाता है, उन्होंने गोद ले लिया इन्हें। तो इनके भाई भी थे, तो वो भाई को और इनको दोनों को गोद ले लिया और इन दोनों भाई बहनों ने उन्हें अपना धर्मपिता स्वीकार कर लिया। चूंकि वो कलकत्ता में रहते थे तो जाहिर है कि इनकी भी शिक्षा दीक्षा जो है कलकत्ता में ही हुई। बचपन में वीर भगत सिंह से भी इन्हें मिलने का मौका मिला, जब वे चौधरी साहब के पास अंग्रेजों से बचने के लिए कई दिनों तक रुके थे। बड़े होने के बाद अपने पिता सेठ छज्जूमल के आदर्शों के कारण उनमें भी देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी।
इसीलिए तो नेताजी की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई और देश की पहली जासूस होने का गौरव भी मिला। नीरा जी के भाई बसंत कुमार भी आज़ाद हिंद फौज में थे। बिल्कुल, घर में जो माहौल उन्होंने देखा तभी तो वो जो उस समय के सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी वीर भगत सिंह, ऐसे लोगों से मिली और वो जज्बा उनमें शायद बचपन में ही आ गया होगा कि मुझे भी कुछ करना है। और बाद में जब वो बड़ी हुई तब उनका विवाह हो गया और उनका विवाह हुआ जो ब्रिटिश साम्राज्य के ही एक अधिकारी थे, CID इंस्पेक्टर थे, श्रीकांत जयरंजन दास, इनके साथ विवाह हुआ। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए ब्रिटिश सेना में जो उनके पति अफसर काम करते थे उनकी हत्या तक इन्होंने कर दी। इतनी देशभक्ति। जी, तो समझ लीजिए कि सारे संबंधों से ऊपर, सारे अपने जज्बातों से ऊपर उनके लिए देश था। आज़ाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला तो सभी बंदी सैनिकों को छोड़ दिया गया, लेकिन इन्हें पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा हुई थी, जहां इन्हें घोर यातनाएं दी गईं। और जो यातनाएं इन्हें दी गई थी उसके बारे में, इनके संघर्षों के बारे में बहुत सारे जो लोग गायक हैं उन्होंने काव्य संग्रह भी बनाए, भजन भी लिखे और इन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है। इस आत्मकथा के अंदर एक बड़ा हृदय विदारक अंश है जो इन्होंने खुद लिखा है। जी, मैं जब कोलकाता जेल से अंडमान पहुंची तो रात भर हम भारत माता से जुदा होने के दर्द की पीड़ा से तड़प रहे थे और सूर्य निकलते ही जेलर ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम बता दोगी कि तुम्हारे नेताजी सुभाष कहाँ हैं। वे तो हवाई दुर्घटना में चल बसे। मैंने जवाब दिया, सारी दुनिया जानती है। फिर नेताजी जिंदा हैं, झूठ बोलती हो तुम कि वे हवाई दुर्घटना में मर गए। जेलर ने कहा, हाँ नेताजी जिंदा हैं। तो कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, मेरे दिल में जिंदा हैं वे। जैसे ही मैंने कहा तो जेलर को गुस्सा आ गया था और उसके इशारे पर लोहार ने मुझे असहनीय पीड़ा देते हुए लोहे के जंबूर से मेरे दोनों स्तन काटने की कोशिश की। जब इस बारे में हम सुनते हैं या अगर हम पढ़ें उनकी आत्मकथा का, हमने सिर्फ अभी इतना सा अंश सुना, बिल्कुल वो सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर हम कल्पना करें कि क्या सहा होगा उन्होंने, बिल्कुल, तो वाकई में ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने वहीं तक यातना सही या संघर्ष किया, ठीक है, आज़ादी के बाद यातनाएं नहीं सही, लेकिन जो कहते हैं कि बहुत ऐशो आराम की जिंदगी भी उन्होंने बसर नहीं की। उसके बाद भी उनके जज्बात को हम बार बार सलाम करते हैं, इसीलिए क्योंकि आज़ादी के बाद भी इन्होंने फूल बेचकर जीवन यापन किया, यानी कि श्रम तब भी करती रहीं और कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं की जो सेनानियों को दी जाती थी। और फिर इसके बाद वृद्धावस्था जब इनकी आई तो बहुत बीमारी की हालत थी, क्योंकि वृद्धावस्था ही ऐसी होती है। उस हालत में चार मीनार के पास एक अस्पताल में 26 जुलाई 1998 का वो दिन था जिस दिन उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया और हमेशा के लिए इस फानी दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन अपनी यादें हमारे लिए छोड़ गई। और आज भी जब इनके बारे में सुनते हैं तो नमन करते हैं। बिल्कुल, जा सुनते सुनते हम वापस आ गए भाई, क्योंकि बड़े जो ये नाजुक सा जो रिश्ता है, सास बहू का, माँ बेटी का, बहू का, भाभी ननद का, बड़ा नाजुक रिश्ता है, तो इस पर बात करना बड़ा जरूरी है, इसलिए वापस तो आना ही था, है ना। बिल्कुल, एक त्रिकोणीय रिश्ता है, बहू बेटी और उनके बीच में है सास। तो ये जो रिश्ते हैं, इनका ताना बाना है, ये बड़ी समझदारी से और धीरे धीरे पनपता है। और कहते हैं ना कि प्यार की जब पानी से सींचा जाता है तो ये पनपते ही हैं। हालांकि विचारों में हो सकता है कि सबके भिन्नता बनी रहे, लेकिन अगर कोशिश करते रहें तो ये जो प्यार की और विश्वास की डोर है वो धीरे धीरे मजबूती पकड़ने लगती है। बिल्कुल पकड़ती है, लेकिन अब बात उठती है कि पकड़ती तो है, फिर इस विषय पर इतनी चर्चा करने की जरूरत क्यों है? तो जरूरत तो है क्योंकि बहुत सारे उसके पीछे विचारधाराएं हैं। बेटी को पराया धन मानकर अपने ही घर में मेहमान समझ लिया जाता है कहीं कहीं तो, और कहीं कहीं बहू को कहा जाता है कि ये पराए घर से आई है, ये कैसे अपना इसको समझेगी। आजीवन उसको यही कहा जाता है कि अरे बेटे से कहा जाता है, अरे तुम तो इस घर के हो, वो दूसरे घर से आई है, वो क्यों अपनापन समझेगी। ऐसे भी जो है वाक्य सुनने में आते हैं। बिल्कुल सही बात है बुआ, ये बड़ी विडंबना है कि जो जिस घर में जन्म लिया वहां उसे ये कहकर पाला जाता है कि भाई तुम्हें पराये घर जाना है, पराई अमानत हो, और जब ससुराल पहुंच जाते हैं तो भाई पराये घर से आई है। तो कहीं अपनापन अगर नहीं मिलेगा तो उस एक महिला की, एक स्त्री की स्थिति को समझिए, कहीं तो उसको अपनाना है, अपनापन देना ही है। और ठीक है, हंसी मजाक में ही मायके में भले ही कह दें भाई बहन
आपस में मजाक में कहते ही हैं, भाई भी कहता है अरे तुम तो जाना है, तुम कमरा लेके क्या करोगी, तुमको तो छोड़ना ही है। चलो हंसी मजाक में ही, लेकिन ये हंसी मजाक में कही हुई बातें जब ससुराल में उसको जब वो अपनापन नहीं मिलता है तो वो फिर याद आता है और ये लगता है कि हम तो दोनों घर में बट कर रह गए और कहीं के भी नहीं रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ही हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है, इसी चिंता के बारे में लिखा है कि हमारी बेटी बहू को प्यार बेटी के समान दीजिए। मैं भी करती हूँ प्यार, लेकिन घर चलाने, परिवार में रिश्ते कैसे निभाएं, बड़ों का सम्मान करना हो या बच्चों की संभाल, सब कुछ सीखना शादी के बाद ही होता है, क्योंकि आजकल पढ़ाई करते करते शादी की उम्र हो जाती है और माता पिता के प्यार में ये सब सीख नहीं मिल पाती। तो इन्होंने लिखा, कभी कभी बहू के द्वारा पैर छूना, आशीर्वाद लेना, मन 100 आशीर्वाद से भर जाता है। आजकल सभी सास, माँ और बहू बेटी ही होती है, फिर भी वृद्धाश्रम बंद नहीं होते, ये सोचने वाली बात है। बुआ, होता ये है कि बेटी से हम बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखते, लेकिन जब बहू हमारे घर में आती है तो बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, बहुत सारी उम्मीदें हमारी उससे होती हैं, और ये जो अपेक्षाएं हैं या उम्मीदें हैं यही हमारी कष्ट का कारण बन जाती है। बिल्कुल। अपेक्षा ना होने के कारण बेटी से तो हमारे रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, मधुर होते हैं, और बहू अगर उन अपेक्षाओं को पूरा ना कर पाए तो लगने लगता है कि रिश्तों में कहीं कड़वाहट आ रही है। हाँ। तो सामंजस्य तो दोनों ही तरफ से होना जरूरी है। सामंजस्य दोनों तरफ से होना जरूरी है। बात फिर है कि खुद आपको आकलन करना होगा। अगर आप सास हैं तो पहले आप अगर सास की भूमिका में हैं, देखो सबकी भूमिका अलग अलग है ना, तो अगर आप सास की भूमिका में हैं तो आप ये देखिए कि क्या आप जिस बात के लिए बहू को टोक रहे हैं या नहीं टोक भी रही हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं क्षोभ हो रहा है, खराब लग रहा है कि भाई ये क्या है, कैसे कर रही, तो क्या कभी आपकी बेटी ने ऐसा किया था, और किया था तो तब आपके मन में क्या विचार आए थे? बिल्कुल। कहते हैं ना कि बहू सिर्फ फर्ज निभाने के लिए इस घर में नहीं आई है, उसके भी कुछ अधिकार हैं, उसका भी सम्मान है, और अगर वो बहू समझदार है तो वाकई अपने जो भी उसकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें वो बखूबी निभाती भी है। किसी को शिकायत का मौका ना मिले ये कोशिश भी करती है, और जब वो ऐसा करती है तो उसके ससुराल वाले भी नाज करते हैं उस पर। नाज तो करते हैं, लेकिन बात जैसे अभी हमने कहा ना कि तुलनात्मक हो ही जाती है और करना चाहिए। हालांकि इसके बारे में हमारे साथियों ने लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक बात जो है उन्होंने लिखा है कि अपनी बेटी सुबह 9 बजे उठे तो कोई बात नहीं, बहू अगर 8 बजे उठे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बस यही बेटा और बहू के फर्क को समझना हर परिवार में जरूरी है, तभी घर का माहौल और घर का संतुलन बना रहता है। बिल्कुल। क्यों होता ये है कि भाई बेटी को तो बहुत तारीफें मिलती हैं अगर कुछ अच्छा किया, लेकिन बहू ने अगर कुछ अच्छा किया तो तारीफ करने में थोड़ी सी हम कोताही बरतते हैं या कहीं कहीं कंजूसी करते हैं या उसको थोड़ा सा उपेक्षित भी कर देते हैं। अरे हम ये मान के चलते हैं ना कि भाई ये तो इसका कर्तव्य था, इसने कर दिया तो कौन सी बड़ी खास बात है ना। और बहू तो रानी, अरे मतलब बिटिया जो तो अब तो कलेजे का टुकड़ा है, परी है हमारी, तो भाई अरे तुम ना करो, तुम ये ना करो, तुम रहने दो, जो कर दिया बड़ी देखो कितना सीख गई है ना? और यही जब दोयम व्यवहार किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो उस घर की बहू है उसके मन में सब बातें आने लगी। जब ननद घर पे आ जाती है तो उसको लगता है कि भाई इनके आने से हमारा तो बहुत सारा काम बढ़ गया, और फिर जब ये आती है तो हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, और फिर उनके मन को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ठेस लगती है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो मन की बात है वो व्यवहार में आने लगती है। और ये जो रिश्ता बदनाम है, सीधे सीधे कहना चाहिए कि ननद और बहू का, भाभी का रिश्ता बदनाम है, तो वो इसीलिए बन जाता है। कहते हैं ना कि काठ की भी ननद जो होती है नहीं सुहाती है भाभी को। तो उसकी वजह क्या है? कहीं आप सचमुच काठ की तो नहीं है, या बहू को तो काठ नहीं समझ रही हैं। काठ मतलब कि ये तो नहीं समझ रही कि ये तो पुतला है, इसको कुछ भी बोलो तो इसको बुरा नहीं लगेगा और इसको बस काम करना है ना, सबकी आवभगत करनी है और बस। बिल्कुल। बहू को लगता है कि जैसे ही ननद आई है, सास जो मेरे साथ में बड़ी अच्छी थी ना, अब देखो इनका भी रवैया बदल गया। और जब वो ससुराल चली जाएगी, बेटी अपने वापस घर चली जाएगी, यानी कि ससुराल चली जाएगी, तो यही बहू है जो सबका ख्याल रखेगी। और जब जब बेटियां घर में आती हैं तो भाई क्योंकि वो बड़े दिन बाद मायके आती हैं तो माँ की तो भाई फूली नहीं समाती है उनकी खुशी, और वो चाहती है कि अपने सारा प्यार जितना उनके भीतर है वो सब इस पर उंडेल दें, क्योंकि अब ना जाने वो अब की जाई कब आएगी। ये नहीं भूलें कि जो बहू हमारे घर में है ये भी तो कहीं से बेटी है, किसी की आई है, उसका भी एक अपना अस्तित्व है, सम्मान है, और जितना प्यार हमारी बेटी को देना है इतना ही हम बहू को भी दे दें, इतना ही दें। और कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि आपके परिवार में जो बेटी है अभी उसका विवाह ना हुआ हो, साथ में ही रह रहे हो, तो भी आप ये सोचें कि क्या करना चाहिए। जैसे ये 9 बजे उठने वाली बात है, जैसी और बहुत सारी चीजें हैं। कपड़े पहनने की बात आती है, कैसा कपड़ा, क्यों वही खुल के ना हंसे, बेटी हंस ले और बहू ना हंसे, है ना। अक्सर कहते हैं कि अरे बहू हो के ऐसे चिल्ला के कैसे हंस रही है, पूरा मुंह खोल कर कैसे हंस रही है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर हम पाबंदियां लगा देते हैं।
ननद और भावज का कितना अच्छा वार्तालाप इस गीत में चल रहा था। बिल्कुल ऐसी ही मिठास अगर बनी रहे इस रिश्ते में तो घर का माहौल भी अच्छा बना रहता है। तो लेकिन थोड़ा बनी रहे, इसीलिए तो हम लोग इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं ना। जी बुआ। और बहुओं के प्रति जब सास के व्यवहार में परिवर्तन आता है ननद के आने पर, तो उन्हें लगता है कि शायद ननद जब से आई है ये भड़काती होगी मेरे लिए इनको, इसलिए इनका व्यवहार बदल गया है, वरना तो ये बहुत अच्छे से रहती हैं। और बहुत दिन बाद क्योंकि बेटी घर पे आई हुई होती है तो वो अपनी बिटिया पर सिर्फ प्यार उंडेल रही होती हैं, और वो प्यार जब बहू को नहीं मिल रहा होता है ना तो उसके मन में थोड़ी सी ये खटास वाली बातें आने लगती हैं। बिल्कुल। वैसे हमारे बहुत सारे साथियों ने सच में बहुत कुछ लिख कर भेजा है, कुछ अपनी भी बातें इन्होंने साझा की है। आजकल की आने वाली बहू को सभी सास अपनी बेटी की तरह ही रखती है, और ये कहना भी ठीक रहेगा कि बेटी से भी ज्यादा उसको मान सम्मान देती है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेटियां तो शादी के बाद ससुराल चली जाती हैं, बुढ़ापे में बहू ही काम लगती है। मेरी शादी को आज 40 साल हो गए, और 40 साल पहले से ही मेरी सास ने मुझे अपनी बेटी की तरह स्वीकारा और पूरा मान सम्मान दिया। उस जमाने में भी मैं अपनी सास का पूरा सम्मान देती हूँ और माँ से भी ज्यादा दर्जा देती हूँ। बिल्कुल यही भाव होना चाहिए जी। लेकिन कई बार जब होता है ना बुआ कि एक ही शहर में जब आपने बेटी को ब्याह दिया होता है, दूर के शहर से तो वो नहीं आ पाती, लेकिन अगर उसी शहर में है तो कोई भी छोटा मोटा प्रयोजन हुआ या उस क्षेत्र में भी अगर आपका आना जाना हुआ तो हमें लगता है चलो भाई माँ के घर होते चले। और बार बार जब मायके आना जाना होता है तो ऐसा नहीं कि भाई मायके से मोह खत्म हो जाता है, वो तो जीवन भर कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल। तो यही भाभी को भी चाहिए कि वो भी किसी की बेटी हैं, इस बेटी के साथ में कुछ मन में ना खटास रखें और पूरे दिल से उनका स्वागत करें। और बेटी भी तो कई बार इसी अपेक्षा से आती है, वो कुछ लेने देने नहीं आती है, वो मायके में सिर्फ भाभी का या अपने माँ बाप का प्यार समेटने भी तो आती है। नहीं, कुछ लड़कियां आती हैं लेने देने भी आती हैं, ऐसे तो मत कहो। देखो भाई, बहुत सारी लड़कियां आती हैं लेने देने भी, बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि हमको ये दो वो दो, तो ऐसा नहीं है। देखो ऐसा है कि अगर कहीं संबंधों में खटास आ रही है तो आकलन करें स्वयं में भी, केवल बहू में या अपनी माँ में ना देखें। हो सकता है कि बेटी के रूप में आप क्या कर रही हैं व्यवहार, आप ये ऐसा तो नहीं अपेक्षा कर रही हैं कि मायके से लेने का सिर्फ हमारा धर्म है। हम लोग क्या कहते हैं कि भाई बहाने ले भतीजे बहाने दे। तो जैसे जितना आपको मिलता है, अगर मान सम्मान जितना भी, मतलब पैसे के रूप में भी कुछ गिफ्ट है, उपहार है, कोई भी मिल रहा है तो आप भतीजों को दें, भाभीियों को दें। अच्छा, अब जमाना काफी बदल रहा है तो सिर्फ लिया नहीं जाता, बेटियां भी देती हैं और माँ पिता भाई भाभी सब लेते हैं अच्छी तरीके से। बहुत अच्छी बात हमारी सखी ने लिखकर भेजी है कि आज प्रत्येक क्षेत्र में बेटियां आगे आ रही हैं, नाम कमा रही हैं, घर परिवार से आगे बढ़ने के लिए उन्हें अवसर और प्रोत्साहन भी मिल रहा है। हमारी बेटियां पढ़ लिख कर किसी के घर की बहू बनेंगी और किसी की बेटी हमारे घर भी बहू बनकर आएगी। उन्हें ससुराल में आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। कहावत भी है ना कि एक पुरुष की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक औरत की कामयाबी के पीछे उसके पूरे परिवार का साथ और प्रोत्साहन होना बहुत ही जरूरी है। समाज में ऐसी बहुत सी महिलाएं, बहुत सी बहुएं हैं जो प्रतिभावान हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन हमारी दोहरी मानसिकता के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो पहले हमें विशेषकर महिलाओं को बहू और बेटी के भेद को मिटाना होगा। बिल्कुल सही बात है। और देखो यही सारी चीजें कहीं ना कहीं रूप में हमारे साथी ने लिखा है। अगर बेटा बहू साथ में खाना खाए तो कहते हैं बेटा गुलाम हो गया है, बहू ने जादू कर दिया है। अगर बेटी दामाद खाना साथ में खाते हैं तो कहते हैं ये मोहब्बत है इनकी। सही बात है। बहुत प्यारे ढंग से आपने 2 लाइन में ये बात बता दिया। तो इस तरीके के जो भेदभाव की बात है कि ख्याल रखना चाहिए। बहुत संवेदनशील ये मुद्दा है। इस विषय पर इन्होंने लिखा है कि हमारी जो चर्चा चल रही है वो मार्गदर्शक है और आत्मावलोकन सुधार की कुंजी है। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा सा आत्मावलोकन सभी लोग कर लें, है ना। और ऐसे ही बुआ, अगर बहू बेटी अगर बहुत व्यवहार कुशल है, सबसे घुल मिल के मिलती है ना, तो हम कहते हैं कि देखो कितनी व्यवहार कुशल बेटी है, सबके हाथ में इसका मेल मिलाप बहुत है। जहाँ जाती है एकदम चहकती रहती है, छा जाती है, सबको अपना बना लेती है। यही व्यवहार अगर बहू का हो तो हम कहेंगे कि भाई बहुत पटर पटर करती है। ये तो हमारी बात बिल्कुल सही है। और क्या जरूरत है इतना आगे आगे बढ़कर बात करने की। तो भाई इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए एक संतुलन बनाकर चलिए और इस बात का ख्याल रखें। ये कहते हैं ना कि शालीनता, जिस चीज़ की बात, जैसे तुमने अभी कहा पटर पटर बोलने की बात, अगर आपको लगता है तो वो सीमा रेखा वो बेटी के लिए भी होना चाहिए, है ना। ये साथ में खाने वाली बात अगर आपको अपनी बेटी दामाद की अच्छी लग रही है तो बहू बेटे में भी उतने ही खुश रहना चाहिए। तो बात है कि प्यार से रहिए। हम लोग प्यारा प्यारा गीत सुनवाते रहेंगे। जी बुआ, कमेंट्स के रूप में खूब प्यार छलक रहा है। लेकिन एक बात बताओ कि प्यार छलकाने के लिए, प्यार महसूस करने के लिए क्या
पढ़ना बहुत जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है क्या? नहीं बुआ, उसके लिए तो भावनाएं, एहसास और ये चीजें बहुत जरूरी हैं। बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में सिर्फ भावनाओं से जीवन नहीं चलता है, तो शिक्षा का भी उतना ही महत्व है। और बड़े प्यार से हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें लिखकर भेजी है। शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, कौशल, मूल्यों, संक्षेप और आदतों के अधिग्रहण की प्रक्रिया। शिक्षा के इंसान को इंसान में बदलने की यात्रा है। शिक्षा वो है जो हम अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। यह हमारे गुरु है जो हमें वास्तविक अर्थों में शिक्षित बनाता है, चाहे हम कितने भी साक्षर क्यों न हो। हम सभी कुछ निश्चित विचारों, असाधारण कौशल, नेतृत्व गुणों से संपन्न है। इन नेतृत्व गुणों, इन कौशलों का उपयोग भलाई और बेहतरी के लिए किया जाना चाहिए, इनका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए शिक्षित बने, सिर्फ साक्षर नहीं, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं शिक्षा हमारे साथ रहती है और साक्षरता सिर्फ कागज के टुकड़ों पर ही रह जाती है। बिल्कुल, हमारे साथी ने जो कहने की कोशिश की है कि सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं रहना है, वो व्यवहार हमारे व्यवहार में भी वो शिक्षा आनी चाहिए। और देखिए ना, एक और कमेंट इसी बारे में है, लिखते हैं हमारे साथी कि शिक्षा अपने आप में एक रोशनी है, जिसके अंदर भी शिक्षा की रोशनी आ जाती है, उसमें उच्च संस्कार और इंसानियत भी आ जाती है। अच्छे बुरे की पहचान और समाज में कैसे सर उठा के जीना है, यही सिखाती है हमें शिक्षा। क्या बात है। तो देखो, ऐसा है ना कि सिर्फ हम ढेर सारी डिग्री हासिल कर लें और बहुत दम्भ भरें कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो उससे बेहतर ये है कि ये हम समझ सकें कि ये जो भान होता है ना, ये ज्ञान होना कि सही गलत क्या है, ये समझदारी आना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शिक्षा के माध्यम से ही मिलती हैं। और हमें ये समझ में आता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। अभी जो बेटी बहू की बात जैसे आ रही है, तो शिक्षा सिखाती तो बहुत है। अब ज़रूरत है कि हम कितना उसमें खिड़की अपने दिमाग की खोल के रखते हैं और कितनी बंद करके रखते हैं ना। हाँ, तो ऐसे ही लिखा है कि शिक्षा का अर्थ है सीखना, और ये प्रक्रिया बचपन से ही शुरू हो जाती है, जीवन पर्यंत चलती है। ये बात बिल्कुल सही है कि किताबों से अगर ना भी सीखें तो हम जीवन जो है ना, ये जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। आगे इन्होंने लिखा है कि जिसके कारण मनुष्य के अनुभव भंडार में लगातार वृद्धि होती रहती है। शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य भी करती है और समाज में लोगों के बीच सभी भेदभावों को हटाने में मदद भी करती है। अच्छी शिक्षा जीवन के हर पहलू को समझने के लिए सूझबूझ का विकास करती है। ये सभी मानव अधिकारों, सामाजिक अधिकारों, देश के प्रति कर्तव्यों, दायित्वों को समझने में भी सहायता करती है। क्या बात है। शिक्षा का महत्व किस स्थान पर नहीं होता, शिक्षा हर स्थान पर काम करती है अपना। शिक्षा प्राप्त होगी तो शिक्षित कहलाएंगे, और शिक्षित हो जाने पर ऊंच नीच, सच झूठ, अच्छा बुरा सभी चीजों का ज्ञान हो सकता है या हो जाता है। बिल्कुल सही। और भाई देखो, ऐसा है कि इन्होंने ये भी लिखा है कि जिंदगी में शिक्षा है उपहार यारों, जिंदगी है इसके बिना बेकार यारों, ये अनुशासन को बनाती है हमारा व्यवहार यारों, हर किसी की जिंदगी में किया इसने सुधार यारों। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शिक्षा ही तो है जो हमें जीवन के प्रगति पथ पर ले जाती है, ऊंचे शिखर पर पहुंचने में हमारा जो मार्ग है उसे प्रशस्त करती है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जीवन में। ज्ञान, कौशल, मूल्य, नैतिकता, विश्वास, आदतें, सब सीखने की एक प्रक्रिया को हम कह सकते हैं कि यही तो शिक्षा है। इसमें शिक्षण, प्रशिक्षण, चर्चा, शोध, कहानी सुनाना, बहुत सारी गतिविधियां शामिल होती हैं। बिल्कुल, किसी एक जगह समेट नहीं सकते इसे, नहीं समेट सकते। और पूरी जिंदगी में आप अपने जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। एक संस्थान में जाकर शिक्षा लेना भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ अपने विचारों को, अपने दिमाग को खोल कर रखें और आसपास जो भी मिल रहा है उसे ग्रहण करते रहें। शिक्षित होने के बाद एक बात और है कि हम जब कहीं ग्रुप में रहते हैं, पढ़ते हैं, और भी दूसरे तरीके से जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, हम उनके संपर्क में आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो कि हमारे एक सीमित ज्ञान को बहुत असीमित कर देती हैं। और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जीवन में उन्नति, कई बार हम उसे धन कमाने को लेकर भी लेते हैं, तो रोजगार अगर आपको पाना है तो उसके लिए भी शिक्षा होना जरूरी है। और देश की आर्थिक विकास में अगर हम अपनी भागीदारी दिखाना चाहते हैं तो वहाँ शिक्षा बहुत काम आती है। और भारत तो ऐसा देश रहा है कि जहाँ पुरातन काल से गुरुकुल की परंपराएं रही हैं और स्त्री शिक्षा को भी महत्व दिया जाता रहा है। मतलब जो एक कौशल था ना, जो हथियार चलाना सिखाते थे, वो उस जमाने में भी जो ये शस्त्र शिक्षा है ये भी दी जाती थी। हम किताबी ज्ञान की बात ना करें, जो अन्य शिक्षा है, हम एक बेटी को घर में अगर स्कूल नहीं भेजे तो घर के काम करना सिखाते हैं, भोजन पकाना सिखाते हैं, घर को व्यवस्थित कैसे रखना है, ये भी एक शिक्षा का हिस्सा है।
तो कुछ ऐसे ही भाई शिक्षा का कमाल है कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हमारे साथी लिख रहे हैं। और हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बहुएं, जो पहले नहीं पढ़ाया जाता था, एक परंपरा थी, अच्छी बुरी की तो बात हम नहीं करते, एक जब समाज जैसा होता है, जो गढ़ता है, जो उसकी संरचना होती है, उसी हिसाब से चलता है। परिवर्तन धीरे धीरे आता है। तो जैसे पहले हमारी बहनें शिक्षित नहीं थी, अब समाज में चूंकि आधी हिस्सेदारी है उनकी, तो उस तरह से जब शिक्षा की तरफ उनका ध्यान गया और पूरे समाज ने इसके बारे में सोचा, तो देखिए ना हमारी बहू बेटियां कहाँ से कहाँ जा रही हैं। और जाहिर है कि गति जो है विकास की और तेज हो जाती है ऐसे में। बिल्कुल। और अब तो टेक्निकल जो चीजें हैं वो भी सभी सीखने लगे हैं। इसको लेकर लिखा है हमारी साथी ने कि नॉलेज, सही व्यवहार, टेक्निकल स्किल्स, विद्या को प्राप्त करने की प्रक्रिया, इसी को तो शिक्षा कहते हैं। शिक्षा में नॉलेज, सही व्यवहार, टेक्निकल स्किल्स, टीचिंग, विद्या प्राप्ति, ये सभी चीजें शामिल हैं। और इस प्रकार की ये स्किल्स व्यापारों, व्यवसायों में और मानसिक, नैतिक, एस्थेटिक उत्कर्ष के लिए केंद्रित हैं। बिल्कुल सही बात है। और जैसे आमतौर पर हम मानते हैं कि अगर शिक्षित हो गए, तो आजकल लोग और ये सोचते हैं कि ये अगर आत्मनिर्भर हो गई या शिक्षित हो गई तो कहीं ना कहीं उसकी शालीनता कम हो जाएगी, वो भारतीय संस्कृति का जो वो स्वरूप माना जाता है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि जब हम शिक्षित हो जाते हैं तो हम ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। कहीं भी कुछ झगड़ा फसाद की संभावना होती है या छोटे घर में मनमुटाव की संभावना होती है, तो उसको जब हम शिक्षित हो जाते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरह से सुलझा लेते हैं। या एक मन में ये भी आ जाता है कि चलो छोड़ो इस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसको समय का भी महत्व समझ में आता है कि भाई यहाँ समय हम क्यों बर्बाद करें। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है भाईचारे की महत्व की भावना है, भाईचारे की भावना है। फिर धीरे धीरे यही जो है विश्व शांति में तब्दील हो जाती है और एक समृद्ध जीवन जीने लगते हैं, या यूं कहें कि जीवन जीने की कला आ जाती है ना। और जब हम इससे पहले बेटी और बहू की बात कर रहे थे, हम चाहते हैं कि हमारी बिटिया तो खूब पढ़े लिखे, क्योंकि आगे चलकर इसे ससुराल जाना है, पता नहीं कैसा व्यवहार इसे मिलेगा। तो अगर हमारे घर में बाई चांस ऐसा हो जाए कि बहू आई है जो कम पढ़ी लिखी है, हम चाहते थे कि पढ़ी लिखी बहू आए घर में, तो जरूरी नहीं कि जिस घर से आई वहां पढ़ी लिखी वो हो, तो उसे हम यहाँ इस घर में आने के बाद भी शिक्षा का मौका दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। और देखो बात आती है कि शिक्षा से और क्या होता है, तो जाहिर है कि समाज में जो स्थितियां हैं, जैसे पर्यावरण है, हम मान के चलते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा हमारी इस दिशा को भी दिखाती है कि नहीं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। समाज ने हमें कुछ अगर दिया है तो हमारी भी कुछ देनदारी बनती है। तो पर्यावरण की बात हो या एक अच्छे नागरिक होने का जो कर्तव्य है वो हम शिक्षित होने के बाद निभाते हैं। या जो हमारे आज जो चंचल बेटे देखो ना, आज जो जितने ज्यादा ढेर सारे कमेंट्स आए हैं बहू बेटी के बारे में, और ये बहुत अच्छी तरीके से निकल कर आया भी है कि अब बहुत सारे बदलाव आए हैं और बहू को भी उसी तरह से प्यार, सम्मान, प्यार दिया जा रहा है, एक स्थिति उसकी बनाई जाए। ये शिक्षा के ही वजह से है, इसका परिणाम है। क्योंकि बहुएं भी समझदार हैं, उन्हें मालूम है कि वो घर के बाहर जा रही हैं तो किस तरह से अपने सास ससुर को जिम्मेदारी से खुश रखना है, उनकी जो ज़रूरतें हैं उन्हें कैसे पूरा करना है। अब वो ज़माना नहीं है, वो ज़रूरत भी नहीं है कि वो ही बैठ के पैर दबाएं आपका, या वो ही आपको अपने हाथ से थाली दे। अगर पूरी तैयारी कर रही हैं, पूरी व्यवस्था दे रही हैं, तो ये एक शिक्षित होने का एक नया तरीके से आपको खुश रखने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल सही बात है। और वाकई में ये बदलाव हम समाज में देख रहे हैं। आज ऐसी भी सास है कि जिनकी बहुएं अगर वो काम काज पर जाती हैं, नौकरी करती हैं, तो पीछे से पूरा घर परिवार वो सास संभाल लेती हैं। उनको पूरा सहयोग देती हैं, क्योंकि उन्हें भी कई बार ये लगने लगता है कि वक्त पर हमें इतनी शिक्षा नहीं मिल पाई कि हम घर से बाहर जाकर कुछ कर पाते, और आज अगर ये कर रही हैं तो ये हमारा सहयोग है। और इस तरह की जो शिक्षा अगर उनमें आ रही है, जो सीख आ रही है, बहुत बड़ी बात है। हम इनकी जज्बे को भी सलाम करते हैं। बिल्कुल। वो ऐसा मन कर रहा है ना कि बारिश हो तो कुछ गर्मा गर्म भुट्टे खा लिए जाएं। एक अलग ही मजा होता है ना भुट्टे खाने का। हाँ, लेकिन वो वाला जो कि अंगारे पर भुना जाता है, यानी कि जिसको कहते हैं चूल्हे पर, दम चूल्हे पर या आग पर सेका जाए, हाँ, वो गैस वाला नहीं मजा आता है। बिल्कुल, कोयले की आंच पे सिका हुआ जो भुट्टा होता है उसकी भीनी भीनी खुशबू होती है भाई। लेकिन भाई हमारे एक साथी ने लिखा है थोड़ा दूसरे ढंग से भुट्टा खाया जा सकता है। इन्होंने लिखा है कि भुट्टे के खमण बनाए इन्होंने। अच्छा। तो इन्होंने लिखा कि शेयर कर लूं, सोचा तो 1 कप कटोरी भुट्टे किसे हुए ले लें, 1 कप बेसन ले लें, 1 टीस्पून तेल चाहिए, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक स्वाद के हिसाब से, लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार। और इन्होंने लिखा है कि ये लिया है फ्रूट सॉल्ट जो होता है, या फिर बेकिंग पाउडर ले लें, या आप खाने वाला सोडा ले लीजिए, और उस पर थोड़ा सा नींबू डाल के 1 टीस्पून डाल दीजिए। और उसके बाद बहुत थोड़ा डालना है, 1 टीस्पून शक्कर डालिए, ये बता रहे हैं। और सभी सामग्री को मिला लें
लेकिन जो हम खाने वाले सोडे की बात कर रहे हैं वो अभी नहीं मिलाएंगे। पहले गैस पर इडली स्टैंड में पानी डालकर रख लीजिए, प्लेट में तेल लगा कर रख लीजिए। अब क्या है कि आप खाने वाला सोडा जब बिल्कुल आप बेसन पूरा बना लेंगे, भुट्टा जो किसा हुआ है वो सब मिक्स कर लेंगे, तब उसके बाद जो है बिल्कुल जब तैयार हो जाएगा तब आप उस पर सोडा डालेंगे और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए और उसके बाद हल्का सा फिर चलाइए, फिर बहुत मत चलाइएगा, ठीक है। बेटर जो है वो आप मतलब उसका जो पेस्ट है, घोल है, वो खमण जैसा रखें, पतला ना करें। अब 15 से 20 मिनट बाद सलाई डाल, मतलब पहले आप उसको स्टैंड में सब में डाल दें, उसके बाद चढ़ा दीजिए और 20 मिनट तक करीब पकाइए उसको। फिर वो उन्होंने लिखा है सलाई डालकर देख लें कि चिपक रहा है तो नहीं पका है, और अगर वो साफ सुथरा निकल गया तो ये आप चाकू से भी कर सकते हैं। और अब ठंडा होने पर कढ़ाई में तेल गरम, पहले मतलब उसको निकाल लीजिए और फिर ठंडा होने पर कढ़ाई में तेल गरम करके राई, तिल, हरी मिर्च, खाने के हिसाब से मीठी नीम डालकर तड़का दे दें और थोड़ा रुक कर 1 कटोरी पानी डाल दें, थोड़ा नमक, थोड़ी चीनी, आधा नींबू का रस और साइट्रिक एसिड डालकर उबाल लीजिए। खमण काट कर ऊपर से बघार कर पानी डाल दीजिए। हरा धनिया बारीक कटा हुआ और ताज़ा नारियल किसा हुआ डालकर सर्व कर दीजिए। और आपकी जैसी इच्छा करे आप मीठी चटनी या तीखी धनिया की चटनी के साथ में इसे सर्व कर लीजिए। भाई इन्होंने तो हरी चटनी या टमाटर सॉस के लिए लिखा हुआ है, तो भाई देख लिए, आपका जो बताया हुआ है वो एक बार ट्राई करते हैं। फिर लिख रही हैं कि मज़ा ले मौसम का। फिर तो मौसम के मजे की बात चल रही है, तो एक चटपटी यानी कि खमन की हमने भुट्टे की रेसिपी देखी। अब देखते हैं कि भुट्टे की खीर कैसे बनती है। खीर बनाने के लिए सामग्री चाहिए 1 या 2 एकदम मुलायम भुट्टे और 1.5 लीटर दूध, 1 कप शक्कर का अनुपात अपने मिठास जैसे आपको चाहिए उसके अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, और अपनी मिठास कहा तो हमें लगा कि अगर आपके घर में संबंधों में बहुत मिठास है तो ज्यादा शक्कर नहीं डालनी पड़ेगी, ऐसा? कुछ लोग तो कहते हैं कि आपके तो हाथ में ही बड़ी मिठास है। वो कहते हैं नहीं, इन्होंने चाय में जो है शक्कर कहते हैं बहुत तेज है। बोले नहीं, डाली तो उतनी ही थी, बस हमने एक उंगली से चला दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए चाहिए 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और मेवों की कतरन। आप अगर मेवे ज्यादा डालना चाहते हैं थोड़े ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये तो आपकी इच्छा पर है। और अब बनाने के लिए सबसे पहले जो आपके मुलायम भुट्टे हैं उनके दाने निकाल कर अलग रख लें और जरूरत के हिसाब से इसमें दूध डालकर प्रेशर कुकर में सीटी लगाकर इसको अच्छे से पका लें और बचे हुए दूध को दूसरी तरफ गाढ़ा होने के लिए रख दें, चढ़ा दीजिए। हाँ। अब दूध के साथ पकाए हुए भुट्टे को डालकर 5 से 7 मिनट तक उबाल आने तक अच्छी तरह पकाएं। अब इलायची का पाउडर, मेवों की कतरन, ये सब डालकर उतार लें और जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो इसे सर्व करें। और अगर आप गर्म खीर खाना पसंद करते हैं तो गर्म भी खा सकते हैं। और बुआ देखिए ना, देखते देखते समय पूरा हो गया और अब जाना पड़ेगा ना हमें। तो चलो ना, चलते हैं। तो बस विदा लेते हैं अपने सभी सुनने वालों से। सभी को चंचल वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार।